विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, क्लासिकल अर्थशास्त्र के अंतर्गत एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से, अल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजवर्थ, पेगो इन अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाता है। क्लासिकल संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को क्लासिकल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। क्लासिकल अर्थशास्त्र का उदय 1776 में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इसके प्रकाशन से माना जाता है और 1930 की मंदी के पूर्व तक क्लासिकल जो विचारधारा थी वो पूरे विश्व पर छाई रही। सबसे पहले हम क्लासिकल अर्थशास्त्र की मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्र की पहली मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण रोजगार से मतलब ये है कि मजदूरी की दर पर जितने भी श्रमिक काम करना चाहते हैं दी हुई मजदूरी पे उन सबको काम मिल जाता है। तो पहली मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है और अगर जो बेरोजगारी की स्थिति थी वो अल्पकालिक होती थी और अपने आप वह दूर हो जाती थी। दूसरी मान्यता है फ्री ट्रेड इकोनॉमी, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता था। फिर है श्रम व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। फिर है कीमतें एवं मजदूरी दरों में नम्यता। इसका मतलब है कीमतें और जो मजदूरी है उनमें परिवर्तन हो सकता है। अगली मान्यता है अति उत्पादन असंभव है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि इस नियम का जो आधार है वो जे.बी. से जो थे, जिसे से का नियम कहते हैं, वो उसका आधार था और से का नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। तो जितनी भी पूर्ति होगी उसकी ऑटोमेटिक उतनी ही मांग स्वयं पैदा हो जाती है। तो इसलिए अति उत्पादन होता ही नहीं है। फिर है मुद्रा की तटस्थता। इस सिद्धांत में मुद्रा की तटस्थता की मान्यता है। इसके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है एवं संचय का आधार है। यह उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करता। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। फिर है अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता। अन्य बातें स्थिर रहने के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत एवं निवेश में समानता, इनकी स्थिरता की मान्यता ली गई है। फिर है स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार में स्वचालित कीमत प्रणाली पाई जाती है। तो यह रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं थी। क्लासिकल अर्थशास्त्र में जो कि पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है और इसमें कभी भी अति उत्पादन नहीं होता है क्योंकि ये से के नियम के आधार पर है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है।
और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, रोजगार के स्तर, पूंजी की मात्रा, टेक्नोलॉजी एवं देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है और पूंजी स्टॉक, टेक्नोलॉजी तथा प्राकृतिक साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। तो इस प्रकार जो उत्पादन है वो रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। सामने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, पहली है O इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N, K, T और L। यहाँ पर O जो है वो उत्पादन के स्तर को बता रहा है, N जो है वो रोजगार को, K है वो पूंजी की मात्रा, T है टेक्नोलॉजी और L जो है वो है देश में प्राकृतिक साधन। तो K, T और L जो है ये तीनों स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार जो उत्पादन है वो रोजगार के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब है उत्पादन रोजगार का फलन है। तो ये पहला समीकरण है। इसी प्रकार क्लासिकल सिद्धांत में रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति के संतुलन से होता है और जो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इन दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है। दूसरा समीकरण है डी एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी। यहाँ डी एल जो है वो श्रम की मांग है, डब्ल्यू अपॉन जो पी है वो है वास्तविक मजदूरी। तो जो श्रम की मांग जो है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इन दोनों में उल्टा संबंध है। अगर वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तो श्रम की मांग कम हो जाएगी। दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। श्रम की पूर्ति यह वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। तीसरा समीकरण है एस एल इक्वल टू जी डब्ल्यू अपॉन पी। तो श्रम की जो पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी कम होती है तो श्रम की पूर्ति भी कम होगी। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में संतुलन उस वास्तविक मजदूरी दर पर होता है जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो, डीएल इक्वल टू एस एल, और यह श्रम बाजार में संतुलन को बताता है। अब नीचे आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, इसमें ए और बी। ए जो है ओ एक्स अक्ष पे रोजगार लिया गया है और ओ वाई अक्ष पे कुल उत्पादन लिया गया है। इसमें जो कुल उत्पादन है ओ जो है वो रोजगार का फलन है जो कि रोजगार के ऊपर निर्भर करता है। नीचे बी है उसमें डीएल श्रम का मांग वक्र है और एसएल श्रम का पूर्ति वक्र है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर संतुलन होता है और रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ डीएल और एसएल दोनों एक दूसरे को ई बिंदु के ऊपर काट रहे हैं। जो संतुलन का बिंदु ई है, इस संतुलन के बिंदु पर रोजगार ओ एन है और वास्तविक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन पी 0 है। इस रोजगार के स्तर पर जो पहला वाला ए डायग्राम है उसमें देखिए ओ एन रोजगार के स्तर पर जो कुल उत्पादन है वो ओ क्यू है। अब है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के समीकरण। हम इस सिद्धांत को इन समीकरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पहला समीकरण है कुल उत्पादन एवं रोजगार क्षेत्र। तो पहला समीकरण है O इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल। इसमें के टी एल जो है, के का मतलब है पूंजी और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी और एल का मतलब प्राकृतिक साधन की मात्रा। तो ये तीनों क्या होती है, स्थिर रहती है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है के टी एल। तो इस प्रकार से ओ जो है उत्पादन किसका फलन हो गया, रोजगार का। O इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन, तो उत्पादन रोजगार का फलन है। फिर है श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन।
श्रम बाजार में जहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी वहाँ पर संतुलन होता है। DL इजक्वल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन P इजक्वल टू MPPL। अभी हमने पहले भी देखा था कि जो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इन दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अगर W अपॉन P जो है वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग DL बढ़ेगी, और अगर W अपॉन P बढ़ती है तो DL कम होगा। SL इजक्वल टू जी W अपॉन P, इन दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। अगर W अपॉन P का मतलब है वास्तविक मजदूरी, अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो SL का मतलब है श्रम की पूर्ति, वो भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। तो श्रम की मांग और W अपॉन P वास्तविक मजदूरी में तो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी में धनात्मक संबंध पाया जाता है। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर संतुलन होगा और कुल रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है, जिस पर कुल उत्पादन निर्भर करता है। फिर है मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्र में फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण महत्वपूर्ण है। PT इजक्वल टू MV, ये वहां से लिया गया है। तो यहां पर मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फिर अगला समीकरण है बचत एवं निवेश में संतुलन। S इजक्वल टू फंक्शन ऑफ R। S का मतलब है बचत, R का मतलब है ब्याज की दर। जो बचत है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। बचत और ब्याज की दर के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो बचतें भी बढ़ेगी, और ब्याज की दर कम होती है तो बचतें भी कम होगी। फिर है I इजक्वल टू G फंक्शन ऑफ I इजक्वल टू फंक्शन ऑफ R। यहाँ पर इसमें G लिखा हुआ है, इसको हम I इजक्वल टू फंक्शन ऑफ R भी लिख सकते हैं। तो I का मतलब है निवेश जो है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करता है। निवेश और ब्याज की दर दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर ब्याज की दर में वृद्धि होगी तो निवेश कम होगा, और अगर ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से बचत और ब्याज की दर में तो सीधा संबंध होता है, और निवेश और ब्याज की दर में उल्टा संबंध पाया जाता है। अब हम रेखा चित्रों के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसमें हम दो तरीके से इसको समझेंगे। पहला होगा क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण बिना बचत और निवेश के, और दूसरा होगा वो बचत और निवेश सहित होगा। तो पहला है क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण बिना बचत निवेश के। इसमें आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं। ए जो है वो OX अक्ष पे उत्पादन रोजगार लिया गया है और OY अक्ष पे उत्पादन लिया गया है। फिर नीचे है B, यहाँ पर OX अक्ष के ऊपर रोजगार लिया गया है और OY अक्ष के ऊपर वास्तविक मजदूरी ली गई है। C जो है उसमें OX अक्ष के ऊपर कीमत स्तर लिया गया है और OY अक्ष के ऊपर उत्पादन लिया गया है। D में OX अक्ष के ऊपर कीमत स्तर लिया गया है और OY अक्ष के ऊपर मौद्रिक मजदूरी ली गई है। तो ये जो चारों डायग्राम है इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो A और B हैं दोनों ये है वास्तविक क्षेत्र को बता रहे हैं, और C और जो D है वो है मौद्रिक क्षेत्र को बता रहे हैं। इसमें चित्र A में उत्पादन फलन O इजक्वल टू फंक्शन ऑफ NKTL। KTL ये तीनों स्थिर रहते हैं, इसलिए जो उत्पादन है वो रोजगार के ऊपर निर्भर करता है। तो ON रोजगार के स्तर पर उत्पादन OQ1 का निर्धारण हो रहा है, जबकि K, T और L क्या है, स्थिर हैं। अब B में देखिए DL जो है वो श्रम का मांग वक्र है
और एस एल जो है वो श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ पर संतुलन हो रहा है। इस संतुलन के बिंदु पर रोजगार जो है उसका स्तर है ON1। इस ON1 रोजगार के स्तर पर वास्तविक मजदूरी W/P1 का निर्धारण हो रहा है। अब इस रोजगार के स्तर ON1 के ऊपर उत्पादन जो है वो OQ1 का निर्धारण हो रहा है। अब सी में देखिए, MV मुद्रा की पूर्ति रेखा है जो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयताकार परिवलय। इसके प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है। इस रोजगार के स्तर OQ1 पर कीमत स्तर OP1 है और डी में इस OP1 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी OW1 है और वास्तविक मजदूरी है W/P1। तो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी परिवर्तन होंगे वो इसी डायग्राम के बेस के ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से जो ए और बी है वो वास्तविक क्षेत्र को और जो सी और डी है वो मौद्रिक क्षेत्र को बता रहा है।